अस्सलाम वालेकुम सामीन, FM 98.6 की आवाज़ है। कासिम अली साहब के साथ प्रोग्राम का नाम है मंजिल का मुसाफिर। सामीन, आपको रमज़ान की दोबारा मुबारक, हर हफ्ते मुबारक, हर दिन मुबारक और दूसरा अशरा जा रहा है। यकीनन आप इस अशरे को बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह की रहमतों को समेट रहे होंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, बड़े ही मैं उनका अदब भी करता हूँ, मोहब्बत भी करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ, क्योंकि जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं वासिफ अली वासिफ साहब, वो उनके साहबजादे भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। काशिफ महमूद साहब हमारे साथ हैं जी। और आज का ये जो स्पेशल प्रोग्राम है, मैं इसको स्पेशल इसलिए कहूँगा, वैसे तो काशिफ साहब की प्रेजेंस से ये स्पेशल हो जाता है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि आज के प्रोग्राम में जो हमने टॉपिक चुना है वो है वासिफ अली वासिफ बा हसीयत वालिद मोहतरम। ये एक बड़ा हट के टॉपिक है और यकीनन काशिफ साहब के अलावा मैं समझता हूँ कि कोई इसका बेहतर हमें ना जवाब दे सकता है और ना इस प्रोग्राम को कोई और आला बना सकता है। सर, तो क्या ख्याल है आपका? सर, ये सही चूज किया हमने? मैं समझता हूँ कि जो औलिया अल्लाह की जो एक पूरी जिंदगी होती है उसमें उनके जो घर का माहौल है और जो उनके चाहने वालों से जो उनका एक ताल्लुक होता है उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। वो जिस तरह से अपने बेटे को डील कर रहे होते हैं उसी सिंप में या उसी तरह से वो अपने चाहने वालों को भी डील कर रहे हैं। बड़ा आला, बड़ा खूबसूरत। वो उनके लिए वो उनकी औलाद की तरह। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो बहसीयत वालिद चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा तो वो शायद आप महसूस करेंगे कि उस दौर के लोग या जो आज के भी दौर हैं के जो लोग हैं वो भी उस शफकत को महसूस करते हैं और उसी तरह से उस चीज़ को अपने अंदर वो समेटते हैं। वाह वाह। काशिफ साहब, आप यकीनन आपने एक बड़ा खूबसूरत वक्त जो उनसा देखा है वासिफ साहब की हयात में, और जब आपका विसाल हुआ आपकी एज कितनी थी? मैं उस वक्त था जी 21 ईयर्स का। अच्छा, माशाल्लाह। 21 साल आपकी उम्र थी और यानी जिंदगी के कह लीजिए 21 साल वो जो एक दुनियावी शफकत जो मौजूद वक्त में आपने देखी। और यकीनन मैं कहूंगा कि शऊर का जो दौर है, अगर हम एक जर्नल कैलकुलेशंस में लें तो 15-16 साल की उम्र से आगे 7-8 साल आपके ऑब्जर्वेशन के भी, जो बड़े कीन ऑब्जर्वेशन के होते हैं, क्योंकि इंसान बचपन से जवानी की तरफ आता है। तो कैसा पाया आपने ये बिलखसूस जवानी के अयाम में? ये जो आपने की बात की है ना ऑब्जर्वेशन की, ये मैं समझता हूँ कि ऑब्जर्वेशन का टाइम आपको उस वक्त मिलता है जब आप इंडिपेंडेंटली अपनी आंखों से खुद देख रहे होते हैं। लर्निंग का प्रोसेस तो शुरू हो जाता है, लेकिन एक ऑब्जर्वेंट के तौर पे जब आप खुद किसी चीज को टैकल करने वाले होते हैं तो वो आपका बेस्ट टाइम होता है जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और उससे कोई कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। तो मैं इस दौर में जो मैं समझता हूँ कि जो ये दौर मैंने गुजारा, ये 21 साल मैंने बहुत कैमोफ्लेज्ड गुजारे हैं। ऐसे जैसे फूल के बीच में कुछ बीज पड़े हुए होते हैं और वो महफूज होते हैं, तो वो जब तक उनको हवा ना लगे वो उड़ते नहीं है। सही। तो ये वो दौर था कि मैं बड़ा प्रोटेक्टेड था। मैंने जिंदगी में कोई अगर फैसला करना है या मैंने कोई बात करनी है तो मेरे पास बहुत सुनहरी मौका होता था कि जो आप हुक्म देंगे वही होना है। तो वो उस दौर के अंदर मैं चीजें देख रहा होता था, लेकिन फैसले और सारी ये बातें ये सरकार के पास ही हुआ करती थी और उन्हीं के ऑर्डर से। कई दफा ऐसे भी होता था कि कुछ मेरी ख्वाहिशात ऐसी होती थी जो बचपन के हवाले से, तो उसमें कहाँ पे मुझे उन्होंने रोकना है, कहाँ पे कितनी लिमिट देनी है, कितनी इजाजत देनी है, कितना खेलना है, कितना पढ़ना है, सोना कितने बजे है, कौन सा ड्रामा देखना है, टीवी कितना देखना है, इस तरह की तमाम बातें जो थी ना उस दौर में चलती रही है। मतलब मैं आपको बताऊं शायद आजकल के दौर में ऐसा ना होता हो, लेकिन हमारे दौर में इम्तहानात में टीवी का रुख दीवार की तरफ कर दिया जाता था कि दीवार टीवी देख ले, हम ना देखें उसको। सही। तो वो सिर्फ इसलिए कि उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती थी कि पढ़ाई। अच्छा, ये आपने स्टडी का टॉपिक छेड़ दिया, तो मैं तो कई शेड्स हैं इसमें से एक एंगल और एक शेड को हम ले लेते हैं जो पढ़ाई के हवाले से यकीनन हर बच्चा ही तकरीबन, कोई ऐसा शायद ही मुझे मिले 100 में से कोई एक ही होगा जो स्कूल से, उस्ताद से, किताब से ना भागे। तो यकीनन थोड़े से आपके भी चैलेंज होंगे जो वो फेस करते होंगे पढ़ाई के हवाले से। ये सरकार ना बड़ा वाज़ेह तौर पर फरमाते थे। एक दिन हम लोग जा रहे गाड़ी में तो आपने कुछ बच्चे काम कर रहे थे
तो आपने कहा कि इन बच्चों को देखो, ये उस्ताद की मार से भागे हुए हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ा आला। तो उस्ताद इतना कीमती होता है कि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने में और आबाद करने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। क्या बात है, क्या बात। तो उस्ताद की मार और ये चीजें हमने भी स्कूल में देखी, लेकिन जो सबसे अच्छी जो बात होती थी कि इसकी मोहब्बत हमें आप अता करते थे, उसका शौक, वो गाहे गाहे हमें इसका एक छोटा सा कोई ना कोई मोटिवेशन का इंजेक्शन लगा देना, कोई ऐसी बात कर देना, उसको कहीं खेल में ले जाना, वो हमारे साथ वो करते रहते थे सलूक। मैथमेटिक्स आपने मुझे पढ़ाया, इंग्लिश उनका शोभा था, इंग्लिश आपने मुझे पढ़ाया। मतलब मैं आपको बताऊं कि ब्यूटीफुल के स्पेलिंग से लेकर तो जो आखिरी MBA में जब तक मैं रहा, मैंने उनसे इंग्लिश के जो चीजें हैं वो पूछी, हिज फर्स्ट फ्लाइट मैंने आपसे पढ़ी। तो ये सारी चीजें उन्होंने खुद। पढ़ाई के चैलेंज यकीनन कभी ऐसा होता ही होगा ना, आप उकता जाते होंगे या भागते होंगे पढ़ाई से कभी, तो वो कैसे आपको टैकल करते थे? नहीं, कभी नहीं, बहुत दफा। अच्छा, मैंने रियायत दी थी। ये चूंकि मुझे खेल का शौक था, हर बच्चे की तरह से, तो और वो मैं जिस काम के पीछे पड़ जाता था तो बहुत हद तक जुनून ही हो जाया करता था कि अगर बैडमिंटन खेलने तो खेलते ही जाना है, क्रिकेट खेलनी है तो खेलते ही जाना है। तो वो मुझे, मेरे इस मिजाज से वो आशना भी थे। तो वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि यार मेहनती तुम बहुत हो, मतलब तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर काश थोड़ी सी मेहनत भी आ जाए ना इसमें तो बड़ी बात हो जाएगी ये। तो मैं उनसे ये कहा करते, देखें जी मैंने पढ़ तो लिया, नंबर भी ठीक आ गए हैं, तो और क्या चाहिए होता है? नहीं, इसके साथ मेहनत चाहिए होती है, मेहनत जरूरी है। फिर आपने कहा कि कई दफा ऐसे होगा कि तुम्हारी की हुई मेहनत फौरी तौर पे तुम्हें लगेगा कि जाया हो गई है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि चीजें बगैर मेहनत के ही मिलनी शुरू हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो वो मेहनत का जो दर्स होता है ना, यकीन कीजिएगा कि आज के पेरेंट्स नहीं बताते, सच्ची बात है। ये जो आप हकीकत बता रहे हैं ना, पेरेंटिंग के टॉपिक्स को मैंने पढ़ा के देखा, वालिदैन नहीं जानते तो बताएंगे कहाँ से, बर्तन में मौजूद ही नहीं है चीज ना जी। और ये यकीनन जो आपने दूसरा एक पहलू बताया कि जिस तरह लेबर बैठी, मजदूर बैठे काम कर रहे हैं कुछ, तो आपको दिखाया, इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें वाकयात बताएंगे। यकीनन हर एक अच्छा वालिद वो चाहता है कि आज वो वासिफ साहब को रोल मॉडल बनाते हुए, रोल मॉडल मानते हुए वो भी लर्न करे। तो कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो आपको उन्होंने करवाई हो? जी, ये तो गाहे गाहे मैंने आपको बताया ना कि ये हर सिलसिला, मतलब जहां जहां पे जा रहे होते थे तो हमारे लिए जो सबक जहां पे देना होता था वो हमें जरूर देते थे। घर में मैं अकेला भाई था, 3 छोटी बहनें थी, लेकिन हम चारों में कोई वो नहीं था, डिफरेंशिएशन नहीं थी, डांट सबको इकट्ठी बढ़ती थी और प्यार सबको बराबर का बढ़ता था। खाना सब इकट्ठे बैठ के खाते थे और ये आपका शौक होता था, और कभी कभी आप खुद भी पकाते थे। क्या बात, तो वो पका के फिर खिलाना भी, और बड़ा ईद पे भी कभी कभी ऐसे होते थे कि सुबह के दिन वो आप खुद गोश्त बना के तो हमें खिलाया करते, सबको फैमिली को बिठा के। एक फैमिली के साथ जो था ना उनका बॉन्ड, ये बड़ा स्ट्रांग था, और वो एक एक चीज पे हर बच्चे को वो गाइड कर रहे होते थे कि अब वो समझते थे कि यहाँ पर इस बच्चे की ये जरूरत है। अब बहुत से वालिदैन कहते हैं कि बच्चों को टीवी ना दिखाया जाए, बच्चों के साथ जो है वो सख्ती करते हैं इस मामले के ऊपर, थोड़ी सी रिजिडिटी भी शो करते हैं। लेकिन जो मुझे बताया, आपने कहा कि बच्चों को ड्रामा दिखाया करो टीवी पे, कोई ड्रामा दिखाया करो, इसलिए कि बच्चे कहीं स्कूल में जाके डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। एक जो दूसरे बच्चे जब आपसे बात कर रहे होंगे कि भाई आपने वो फलां चीज देखी है, फलां चीज देखी है, तो वो आपका बच्चा कहीं वहां पर एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए कि भाई ये सारे लोग तो ये देख रहे हैं और मैं रह गया हूँ यहाँ पे, मैं नहीं देख सका, और वो आप उस गुफ्तगू का हिस्सा ही नहीं बन सके। तो इन चीजों में भी वो आप ख्याल करते थे कि भाई इनको पता होना चाहिए माशरा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो उसके बारे में बताते थे कि आप इसको ऐसे देखें, ऐसे इतना करें, लेकिन हदूद यूद से बाहर ना हो जाए। सही जी। उसकी लिमिट्स के बीच में रहते हुए। शादियों पे जाना है तो ठीक है, जाना है, जरूर जाना है,
लेकिन एक साथ ये भी बात आती थी कि आप कहते थे पर्या मेला छड़ के निकल आओ। हाँ हाँ, वाह, कि जब महफिल अरूज पर हो, क्या बात है, तो उठ के आ जाओ। क्या बात है, वो भी तोड़ना सीखो, कहीं तुम उसके हिसार में गुम ही ना हो जाओ। ओ, कितनी बड़ी फिलॉसफी, क्या बात है, क्या बात है सर। वरना मजमा तो कहीं का कहीं ले जाता है। क्या तो वो आप इस चीज पे भी बड़ा फोकस करवाते थे कि चलो भाई ये महफिल अब अरूज पे हो गई, उठो भागो। क्या बात है, क्या बात है सर। आज यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है सारी, और डिसीजन मेकिंग्स बड़ी मुश्किल होती हैं, और इस डिसीजन मेकिंग जहां मुश्किल होती है वहां देखा गया है कि डिसीजंस करने वालदैन नहीं सिखाते। हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद चाहेंगे आपसे ये पूछें कि वासिफ अली वासिफ साहब ने डिसीजन मेकिंग आपको कैसे सिखाई। यकीनन आप उनके बेटे, आपका बड़ा खूबसूरत वक्त उनके साथ गुजरा है, जहां उनके बेशुमार चाहने वालों ने सीखा है। मैं यकीन से कह सकता हूं जो आपने सीखा किसी ने नहीं सीखा होगा। और छोटी सी ब्रेक के बाद वापस साथ रहिएगा जी।
वेलकम बैक सामीन, और एक आला किस्म की कवाली सुन रहे थे। आज हमारे साथ हैं काशिफ महमूद साहब, बासिफ अली बासिफ साहब के साहबजादे, और हम बासिफ साहब को बाहसियत वालिद इस एंगल को देख रहे हैं। यकीनन एक बहुत बड़ी शख्सियत और एक बहुत बड़े रिफॉर्मर के तौर पे भी और बहुत बड़े थिंकर के तौर पे भी बासिफ साहब हमें ब्लेस्ड हुए। काशिफ साहब, हम बात कर रहे थे डिसीजन मेकिंग की जी। तो वासिफ अली वासिफ साहब ने यकीनन मैं समझता हूं कि तरबियत में जहां बेशुमार चीजें हैं, किरदार है, अफकार हैं, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो बिलखसूस अगर बेटा है तो उसमें आनी चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग आपको कैसे सिखाई? आपने कभी महसूस किया, आज मुड़ के देखते होंगे तो सिखाई होगी यकीनन किसी न किसी तरीके से। देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप कुछ छोटी छोटी सी स्पेस दें कि जहां पे आप उनसे डिसीजन करवाएं, उनको कॉन्फिडेंस मिले। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद उस जगह पे खड़े होके उनको कुछ करके दिखाएं कि ऐसे करते हैं। ओके, सही। और ऐसा होता था? ये दोनों बातें होती थी। अच्छा जी, ये दोनों बातें होती थी। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक दफा हम एक दरबार शरीफ पर गए, तो वहां पर आपने पहली दफा मुझे कहा कि तुम ये दुआ करो और सबके लिए दुआ करो। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ये तो आपका शोबा था। आपको लोग कहते थे कि आप दुआ फरमाएं, तो आपने मुझे क्यों कहा? तो मैं कुछ देर के लिए हैरान रहा, लेकिन फिर मैंने हाथ उठा के वो दुआ की, और उस दुआ की जो तासीर थी, वो अल्फाज तो कहे तो हुक्म तो उनका ही था। सही जी। तो 2 दिन बाद आपने मुझे कहा कि वो तुमने दुआ की थी ना, देखो वो पूरी हो गई है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। अब ये एक कॉन्फिडेंस देती है बेटे को। बड़ा क्या अच्छा, फिर आपने एक बात जो बड़ी खूबसूरत समझाई कि देखो, बहस में ताल्लुक नहीं तोड़ते। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। अब ये भी उसी डिसीजन मेकिंग की तरफ आ जाती है बात। और फिर दूसरे नंबर पर जो खुद आपने मेरे लिए डिसीजन किए, या जो मैं समझता था कि जहां पे मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूं तो शायद वो बचगाना बातें थी सारी, तो वो उन डिसीजंस के ऊपर इतने फर्म होते थे कि वो उसके अंदर फिर कोई ऑल्टरेशन नहीं हो सकती थी। अगर एक दफा कह दिया है नहीं तो फिर नहीं, और अगर कह दिया हाँ तो फिर हाँ। बड़ा अच्छा, मैं आपको अब इसका एक सबूत दूं। एक दफा महफिल में बैठे हुए तो आपने कहा कि तुम सब लोग, जितने महफिल में 25-30 लोग बैठे हुए थे, तुम सब लोग मिलके भी जो बात मैंने कह दी है उसको मुझसे दोबारा तब्दील नहीं करवा सकते। क्या बात है, और यही मेरी सच्चाई है। वाह 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 वाह, बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत, क्या बात है। अब ये यकीनन ये एतमाद खुदा की तरफ से हो सकता है। ये एतमाद तो खुदा से वाबस्तगी के बगैर आता ही नहीं है। क्या बात है। तो ये जो था ना, ये डिसीजन मेकिंग, अब आपके पास तो जाहिर सी बात है एक खास टाइटल भी था, एक खास रूहानियत भी थी, और वो सब बातें जिनसे आप सब लोग आशना भी हैं। तो लेकिन बच्चों में उन्होंने वो साथ साथ छोटा छोटा वो कॉन्फिडेंस भी वो बहाल करना शुरू किया कि छोटे छोटे डिसीजंस खुद करने शुरू किए कि ये करो वो करो, और साथ फिर उसका वो मजा भी लेते थे। सही खड़े होके यदि ये क्या करता है, अब देखते हैं जरा इसके ऊपर इसका क्या है। कुछ चीजें होती थी जो आप डिस्कस भी करते थे। सही जी। अब वो दौर था मेरा, उस दौर में आपको एक बड़ा मजे का वाकया सुनाऊंगा। मजे का वाकया ये हुआ कि एक दिन घर पर मुझे खातून का एक लड़की का टेलीफोन, खातून नहीं कहने से लड़की, अच्छा। क्योंकि मैं खुद भी लड़का था उस वक्त। अच्छा जी। तो मैंने वो फोन सुना। अच्छा जी। उसने कहा जी मैंने आपको फलां जगह देखा है, तो ये है वो है, तो अच्छा जी। आप मुझे ना अपनी कोई तस्वीर दे। मैं को खुदा का नाम लो, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये काम तो मैं खत पकड़े जाते हैं, तस्वीर तो बहुत बुरी चीज होती है। बहरहाल वो 1-2 दफा उसका फोन आया। अच्छा। फिर एक दिन मैं घर आया तो मैं जिधर जाऊं तो सरकार की नजरें मेरे पीछे पीछे फॉलो करे। मैंने कहा आज कुछ लगता है गड़बड़ हो गई है। फिर आपने खाने के बाद कहा कि अच्छा मेरे दफ्तर में आके जरा मुलाकात करो। मैं कह लो जी आज तो पेशी हो गई मेरी। तो मैं जब ऑफिस में गया, आपने कहा कि वो तस्वीर किसको देनी है तुमने? मैं कहा जी
नहीं देनी मैंने। अच्छा, मैं तस्वीर बिल्कुल नहीं देनी, मुझसे तकाजा किया गया लेकिन मैंने देनी नहीं है। अच्छा जी। तो आपने कहा तुमने आज के बाद ना उससे बात नहीं करनी। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मेरी तो जान छूट रही थी। मैंने कहा जी फटाफट इकरार कर लो। मैं कहा जी नहीं जी, मैं आज के बाद बात नहीं करूंगा जी। आपने कहा पूछ तो लो क्यों नहीं बात करनी। मैंने कहा जी क्यों बात नहीं करनी। कहते हैं जो तुम में और तुम्हारे बाप की आवाज में फर्क ना महसूस कर सके उससे तुमने क्या बात करनी है। क्या बात बहुत आला जी, क्या बात। अच्छा ये तो अब एक फेज हो गया, देखें क्या बात। फिर आपने लेकिन इसके बाद कहा देखो जब तुम जाओगे यूनिवर्सिटी में जाओगे वहां पर और तरह का माहौल होगा। वहां पे लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, आपस में ग्रुप स्टडीज भी होती हैं। वो हमारे घर भी आया करेंगे, आप भी उनके घर जाया करोगे, हम नए सोफे भी ला के रखेंगे उस वक्त। सही जी। तो ये देखिए एक अंदाज के कैसे सारी बात को समेटा और समझाया, और वो मुझे बोझ भी नहीं लगा कि ये सारी बात जो आप कह रहे हैं एक दोस्ताना माहौल में बेटे को लेके। जैसे आप फरमाते हैं ना कि औलाद, हमारी औलाद हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है और हम नहीं समझते, और वालिदैन कहते हैं कि हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझते। ये जो एक कम्युनिकेशन गैप है ना, ये बड़े छोटे तो बड़े नहीं हो सकते। सही जी, सही जी। लेकिन बड़ों को तो छोटा हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उस जगह पे आशिफ भाई ये बड़ा आपने ना डिफरेंट से सारे शेड्स बताए। आज देखा गया ऐसा और सुना भी गया कि बेशुमार ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं सोसाइटी में जो अपनी टोटली उनकी पर्सनल लाइफ खराब है, यकीन कीजिएगा। मतलब अगर सुनने में आता है, देखने में आता है, ऑब्जर्वेशन है, और कुछ कईयों के साथ वक्त बिता के भी देखा कि एक शादी नाकाम, दूसरी शादी नाकाम, तीसरी शादी भी तकरीबन नाकाम, और बच्चे जोन से हैं वो कहाँ पड़े हैं, ना बच्चों की मोहब्बत जोन सी है वो बाप के दिल में है, ना बच्चों में बाप के लिए मोहब्बत है, और बेगम दुआएं मांगती है झोलियां उठा के मेरी इस इंटेलेक्चुअल से, इस शायर से, इस अदीब से मेरी जान छूट जाए, ये तो जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। तो आपने तो बिल्कुल हटके देखा एक ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिबल है, जो स्कूल आपको खुद छोड़ता है, और आप बता रहे थे कि कोर्ट में बकायदा जोनसा ना वो जगह बना के पीछे सर्दियों के दिनों में साथ लगा के बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपको छोड़ते रहे। ये बात ये क्यों डिफरेंस इतना आ गया आज के जमाने में? सोडो किस्म के इंटेलेक्ट जोन से हैं वो, और बिल्कुल उनका जोन सा टीवी पे और मीडिया पे जो शक्ल है वो कुछ और है, और जो इसके अलावा जिंदगी उनकी है वो बिल्कुल कुछ और है। आप शायर नहीं थे, आप अदीब भी नहीं थे, आप मुसन्निफ भी नहीं थे, ये सब कुछ होने के लिए आप नहीं थे। सही। आप थे, ये सब चीजें आपके साथ थी। वाह जी वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप बड़ा जबरदस्त। आपका जो मतलब पहचान है ना, वो सिर्फ इनके हवाले से नहीं है। सही जी। एक पूरी आपकी पर्सनालिटी है। सही जी। जिसमें आप भाई भी हैं, आप बेटे भी हैं, सही जी। आप किसी के दामाद भी हैं। सही जी। सब रिलेशंस हैं आपके साथ। सही जी। और सब रिलेशंस को आपने जिंदगी में इतनी खूबसूरती से निभाया है, मेरे सामने निभाया है। इतने, मैं हैरान होता था कि इतनी मसरूफ जिंदगी में इतनी आसानी से कैसे ये सब कुछ कर लेते हैं। वाह, सही। ये इस चीज का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद इस प्रोसेस में से गुजर रहा हूँ। सही जी। जब जहां पे मुझे अपने रिश्तेदारों को उस जगह पे खड़े होकर अब मिलना पड़ता है, और बाकी दीगर हजरात से भी, तो बड़ा मुझे मुश्किल नजर आता है कि भाई ये एक ही वक्त में रिश्तेदारी, रूहानियत और आपकी अज़वाजी जिंदगी, खिदमात सोसाइटी को, और ये सब बातें मिलाकर एक जेस्चर तैयार करना और मुकम्मल। सही जी। मैं आपको आखिरी अयाम थे मेयो हॉस्पिटल के, इंग्लैंड, आप इंग्लैंड जाने वाले थे उस वक्त, तो विशाल आपका जनवरी में हुआ, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ नवंबर की। तो नवंबर में आपने, हम लोग सब खड़े हुए, तो मेरी वालिदा को आपने कहा कि अगर जिंदगी ने कभी मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं फिर तुमसे शादी करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। ये देखें ना, ये सही। ये इनाम है। मैं समझता हूँ कि उस अज़वाजी जिंदगी का ये एक बीवी के लिए भी इनाम है कि उसको ये क्रेडिट मिले, उसकी खिदमत का ये क्रेडिट मिले कि कहा जाए कि मुझे अगर दोबारा मौका मिले। सही। तो ये इस बात से कि दरमियान में कैसा सफर गुजरा, ये बात फिर माने ही नहीं रखती। सही जी।
सफर का इख्तिताम कैसे हुआ ये बात माने रखती है। वाह वाह वाह, एंड इज वेल ऑल इज वेल, बस ये बात है। ऊंचे नीचे रास्ते होते रहते हैं, कोई बात नहीं। घर में कौन सा ऐसा घर है जिसमें झगड़े नहीं होते या इख्तलाफात नहीं होते, क्योंकि मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है, ये जो असल में आपको बात बताऊं, ये झगड़े होने की वजह कि दोनों में से एक अपने आप को सुपीरियर समझता है और दूसरे को इंफीरियर समझता है, चाहे वो बीवी है या चाहे वो मियां है। आपने कहा कि जो जिसके पास इल्म है, अब ये उसके ऊपर वाजिब है कि उसको लेकर चले साथ जिसके पास इल्म नहीं है, वाजिब उससे गुजारा करे। वो बड़ा असल इल्म ही है, असल इल्म ही है क्या बात कि उसके साथ गुजारा करना है जिसके पास ये इल्म नहीं है। वाजिब, ये इसकी ज़कात है और यही इसका मसरफ है। क्या बात, वरना इल्म वाले तो बैठे हुए हैं। सही जी, एक शऊर वाला बैठा हुआ है, एक बिल्कुल बेशऊर इंसान बैठा हुआ है। दोनों का कोई आपस में तकाबली जायजा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो शऊर वाला है, ये उस पर वाजिब है कि उसको भी साथ लेके चले। सही जी। काशिफ भाई, एक ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल इसलिए छोड़ दूंगा कि ताकि जो सुनने वाले हैं वो भी तैयार रहे। सवाल मैं ये करना चाहूंगा ब्रेक के बाद, जिसका जवाब आपने देना है कि आज हम देखते हैं, फिर मैं सोडो इंटेलेक्ट्स की तरफ जाऊंगा। पता नहीं क्यों काशिफ भाई, बड़ा दिल दुखता है, सच्ची बात है। काले काले चोगे पहन के और लंबे लंबे गंडासे पकड़ के जो उनसे ना जब सोडो किस्म के इंटेलेक्ट्स फिरते हैं और उनका जो सारा तसानीफ पढ़ते हैं, तो यकीन कीजिएगा, मादरत के साथ कहूं, वो तवायफ के कोटे से आगे नहीं जाती चीजें। और बड़ा दुख होता है कि ये सूफी और ये सूफियों वाली बातें हैं, और कहाँ वासिफ साहब का कलाम, जहां आप फरमा रहे हैं कि जितना तुम अल्लाह से राजी हो उतना अल्लाह तुमसे राजी है। अल्लाह जब अता करता है तो रसूल की मोहब्बत अता करता है, रसूल मेहरबानी करें तो अल्लाह की मोहब्बत अता होती है। तो ये सब चीजें जो सी हैं, मैं आपसे जरूर पूछूंगा। यकीनन हम तो बचपन में जब बड़े हुए तो हमारे ज़हन में ऐसे काले चोगों वाले बाबे बैठे थे, तो आपने तो एक ऐसा बाबा देखा जो क्लीन शेव, खूबसूरत, हैंडसम और बड़ा एस्थेटिकली आला इंसान, जिसको हमेशा हर एक ने नफासत से देखा, नफीस कपड़ों में देखा और नफीस अंदाज से बातचीत करते देखा, जिसका कोलोफिल में कोई तजाद नहीं था, अंदर बार एक था। तो आपसे ये सवाल जरूर मैं अर्ज करूंगा कि इन फिर बाबों को फिर हम कहाँ लेकर जाएं, जो ये काले काले कपड़े पहन के गंडासे लेकर और अजीबो गरीब किस्म की किताबें लिखकर खुद को भी, वो तो हो ही चुके हैं, जमाने को भी गुमराह कर रहे हैं। सामीन, छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं।
वेलकम बैक सामीन। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली साहब के साथ, और आज हमारे गेस्ट हैं साहबजादा काशिफ महमूद वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे। हम बात कर रहे थे सोडा इंटेलेक्ट्स पे और ऐसे इंटेलेक्ट्स पे जो आज लिबादा उड़ते हैं दरवेशी का, फ़कीरी का, लेकिन यकीन कीजिएगा अंदर कुछ नहीं है। और अली बिन उस्मान अल हजवेर की अगर आप कभी किताब पढ़ें कशफुल माजूब, तो आपको 1000 साल पहले भी इसी किस्म के मामलात मिलते थे कि जहाँ कुछ सच्चे थे वहाँ बहुत से झूठे जो उनसे हैं उस लिबादे में, सच के लिबादे में। बल्कि वासिफ अली वासिफ का जुमला कहूँ कि सच का लिबादा और सच इतना तगड़ा है कि झूठे को भी सच ही अपनाना पड़ता है और गेटअप अपना के आना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे काशिफ? ये बात दुरुस्त है आपका। मैं एक शेर आपकी नजर करता हूँ सरकार का। आप फरमाते हैं कि खुद फरामोश तेरे अर्श को छू कर आए, जिन्होंने खुद फरामोशी की है, खुद फरामोश तेरे अर्श को छू कर आए, खाजगी जुब्बा दस्तार से आगे न बढ़ी। तो ये सफर खुद फरामोशी का है, अना का सफर नहीं है। तो फिर आप कहते हैं कि सच वो है जो सच्चे की जुबान से निकले। अब ये डेफिनेशन है। तो पहले अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने जमाल से। तो ये अपने आप को मुसफ़ा करने की सारी बात है। और जो इंसान जितना सच्चा होता जाता है, जितना खरा हो जाता है, उसकी आवाज में, उसकी बात में एक तासीर कुदरत की तरफ से शामिल होती जाती है। क्योंकि फिर वो कहते हैं कि फिर मैं नहीं बोल दी, मेरे से मेरा यार बोल दा, वो कोई और ही बोल रहा होता है। तो महफिल में जब आप कभी कहते थे ना, तो कहा करते थे कि ये सवाल भी तुम्हारे नहीं है और ये जवाब भी हमारे नहीं है। वाह वाह वाह, ये सवाल भी वहीं से आ रहे हैं जहां से जवाब आ रहे हैं। क्या बात। तो ये तो जिंदगी में मैंने एक दफा पहले भी कहीं ये बात की थी कि मैं अगर छोटी उम्र से भी देखूं ना, तो सरकार ने कभी, वो एक होता है ना छोटे से बच्चों को कभी चीट करने के लिए, चीट नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा वर्गलाने के लिए, बहलाने के लिए यूं कहना चाहिए कि आप कहते हैं चलो भाई मैं तुम्हें वो ये चीज लेके देता हूँ, इसको छोड़ दो अभी, तो ये ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो कभी आपने उस बहलाने वाले अंदाज में भी कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। सही जी। इतना भी सही जी कि कभी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा कहा हो, बहुत बड़ी बात है, और वो ना किया, वो बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने जाती जिंदगी की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में उनको झूठ बोलते न देखा न सुना। क्या बात है। ना मेरे सामने कोई ऐसा प्रेसिडेंट आया कि किसी ने आके उंगली उठाई हो कि आपने फलां वक्त ये कहा और अब आप ये कह रहे हैं। नेवर एवर। ये मैं आपको उस 21 सालों का बिल्कुल शाहिद हूँ और गवाह हूँ कि कभी आपने जिंदगी में मैंने आपको झूठ नहीं बोलते देखा। सही जी। ये देखें, ये बहुत बड़ी तालीम है और ये यहीं से ही सारी रूहानियत का पता चलता है। सही जी। आपकी जो किताबें हैं वो सिर्फ किताबें नहीं है, वो आपकी जात है। सही जी। आपका जो बयान है वो सिर्फ बयान नहीं है, वो आपका अमल है। सही जी। आपके अमल में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी किताब में, आपकी जात में कोई फर्क नहीं है। क्या बात है। आपकी रात की तन्हाई वैसी है, आपका दिन का जलवा वैसा है। ये सब बातें, इनके अंदर कोई एक वो ऐसी बात नहीं है। और जो आपने बात की ना कि लोगों को, झूठे लोगों को भी ऐसा लिबादा ओढ़ना पड़ता है, ये इतना सच्चा लिबादा है। तो यकीन माने कि मैंने इस लिबादे की सच्चाई देखी है, अपनी आंखों से देखी है। तो झूठा तो फिर पहन ही लेता है ना। उसको क्या कहते हैं? बड़ा खूबसूरत जुमला बोल रहे थे ब्रेक में मेरे साथ, वो बताए ना जी। नहीं वो तो ये तो सब देखे ना जी, कुछ आप मैंने देखा है ना कि ये कुछ जो मलामती हैं और कुछ अलामती हैं और कुछ दूसरे सफर पे चले हुए, ये सब बातें हैं। तो इनसे जो है ना वो असल बात, बकायदा एक प्रोफेशन नहीं बन चुका वैसे आजकल तो बकायदा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रोफेशन हमेशा से रहा है। सही जी। सच झूठ का तकाबली जायजा हमेशा से रहा है। सूरज का और रात का जो संगम है ये हमेशा रहा है और रहेगा। ये हमने नहीं क्रिएट किया हुआ, ये अल्लाह ताला ने क्रिएट किया हुआ है। ये तकाबली जायजे जब तक रहेंगे तब तक, झूठ होगा तो सच्चाई की पहचान होगी, ये तो पक्की बात है। अब ये सारी चीजें जब सामने आमने चल रही होती है ना, तो इसमें मुसाफिर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल सही। सच ढूंढना चाह रहा है, सही। तो आगे उसको जाली पीर भी टकर रहे हैं।
सच्चे को सही जी, टकर जाते हैं बिल्कुल, बहुत ज्यादा तो वहां पर सरकार ने कहा कि अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदे को ज्यादा देर तक झूठे लोगों में रहने नहीं देता। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। तो रिपीट ये तो जी वो जो कहते हैं मुकर्रर ये तो दोबारा होना चाहिए जुमला कि अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों को ज्यादा देर झूठे लोगों में रहने नहीं देता। वाह जी वाह जी वाह, क्या खूबसूरत। अब ये जो अगर ये बात कहे ना कि जी माशरे में मुझे सिर्फ झूठ ही झूठ नजर आया, तो उसे कहो यार तेरी सच्चाई पर भी ना आफरीन है कि तुझे जिंदगी में कोई सच्चाई नहीं मिला। वहां पे सरकार ने कहानी सुनाई कि इंडिया का एक इलाका था, वहां पर सब जेब कतरे मशहूर थे। तो एक बंदे ने कहा कि मैं भी जरा चेक करूं, तो उसने जेब में कुछ खोटे सिक्के डाले और सारा दिन शहर में फिरता रहा। शाम को जाके वहां पे सराय में बैठा चाय पीने और कहा कि यहाँ के तो सुना था सब जेब कतरे बड़े मशहूर हैं, तो मेरी जेब तो किसी ने नहीं काटी। तो साथ ही एक बाबा बैठा था, उसने कहा सुबह से 3 दफा तो मैंने तुम्हारी जेब काटी, तुम्हारे तो सिक्के ही खोटे हैं। कौन काटेगा? कौन? अब खोटे सिक्के वाले जो है ना जी, उनको वो खतरे में है। जिनके सिक्के खरे हैं ना, उनको खरा बंदा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। वो अपना सफर जारी रखें। ये सारी दुनिया में ऐसा रहेगा। कुछ थोड़ी देर के लिए होते हैं फकीर, सही जी, कुछ घंटों के लिए होते हैं, कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए, और कुछ लोग रह जाते हैं जो सेंचुरीज के लिए होते हैं। क्या बात है। उनका ये यूं ही समझ लें जैसे सब्जियां होती हैं और कहीं एक बरगद का दरख्त होता है। क्या बात है। उसकी जिंदगी जो उसकी जिंदगी बड़ी तवील, खिदमत भी बड़ी, ये सालों पे मुहीत, सदियों पे मुहीत। काशिफ भाई, ये जिंदगी गुजारते हुए हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेलस भी होते हैं, और कुछ लोग प्रैक्टिकली नेगेटिव होते हैं हमारी जिंदगी में। यकीनन यानी ये लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है जिंदा बंदे को। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो वासिफ साहब की जिंदगी में आपको क्रिटिक करने वाले भी हैं, नाकिद भी हैं, और बिलखसूस कुछ ऐसे लोग हैं जो महसूस होता है जेलस हैं। क्योंकि यकीनी बात है, जब आप ही के दरमियान एक इतना आला किस्म का इंसान बन के अफकार के साथ, सोच के साथ, सदियों पे मुहीत सोच को लेकर आएगा, तो कईयों से तो हजम नहीं होगा। तो ऐसा वाकई को याद आता है? ऐसे लोग होते हैं, मैं मानता हूँ। ठीक हो गया। क्योंकि कई लोग होते हैं जो आपकी पूरी महफिल को हाईजैक करने आ जाते हैं, वहां पर आकर अपना बयान शुरू कर देंगे। ऐसे कुछ कई ऐसे वाकयात हैं। मैं अब आपको बताऊं, एक वाकया है काफी पुराना। ये उन दिनों की बात है जब महफिल कज़ाफी स्टेडियम की उस हिस्से में हुआ करती थी। तो वहां पर एक शख्स आया, उसने हाथ में हार पकड़ा हुआ और महफिल हो रही है, और उसने महफिल को तोड़ते हुए वो आया और उसने कहा कि जनाब सब मुबारक हो आपको, और गले में हार पहनाया। उसने कहा जी मुझे रात को ज़ियारत हुई है हुजूर पाक की, और मैंने महफिल में देखा कि आप भी वहाँ तशरीफ फरमा थे और आपकी बड़ी तारीफ तौसीफ हो रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको हार पेश कर दूं। तो सरकार ने वो सारी बातें सुन ली जब, तो फिर आपने कहा कि मैं उस महफिल में था ना? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी मैंने देखा आप थे उस महफिल में। तो आपने कहा हाँ मैं था वहां पर, और मैं आप सबको बता रहा हूँ ये नहीं था, वो झूठा इंसान था। अच्छा, ये हाईजैक करने आया था। सही। तो वो आपने कहा कि देखो पहली बात ये, ऐसी चीज का बयान मत करो जो किसी दूसरे को दिखा नहीं सकते। सही जी। सबसे पहली बात। सही जी। कहने को कहो कि जी अब इस महफिल में फलां जगह पर 10 जिन्नात भी साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो फलाने बुजुर्ग की हाजिरी भी होती है, यहाँ पर ऐसे भी है, ये सब बातें बजा भी हों, हकीकत भी हों, तो भी आप कई लोगों को ऐसी बात करके उनकी दिल शिकनी कर रहे होते हैं। पता नहीं कितनी मोहब्बत से वो कब से इंतजार में बैठे हो, और आप कहें जी वो तो यहाँ थे अभी, जी। तुम्हें नजर ही नहीं आते, तुम तो अंधे हो। जी। ओहो देखो तो सही क्या जलवे चल रहे हैं, क्या बात हो रही है, कितनी रौनकें लगी हुई हैं। वो बंदा तो बेचारा डिप्रेस ही हो जाएगा, पता नहीं मेरी आंखों में तो काला मोतिया उतरा है, मुझे नहीं नजर आ रहा और सिर्फ इन्हीं को नजर आ रहा है। तो मत बयान करो इस तरह की बातें। उसको तो असल बंदा जो है वो तो दूसरे के लिए है। खुद तो कुदरत ने अगर उसको कुंदन बनाया है, कुदरत ने अगर उसके अंदर कुछ चीज दी है या उस फैज दिया है, तो
उसके लिए नहीं है, ये उसके लिए जिसके पास कुछ नहीं है। क्रिटिसाइज कैसे फेस करते थे? यकीनन आपने कुछ ऐसे टाइम भी देखे ना कि महफिल के अलावा जाते हुए कहीं गाड़ी चलाते हुए इंसान को कभी गुस्सा आ ही जाता है, मैं आपको एक बात क्रिटिसाइज को कर देता है। मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार ने कभी पर्सनालिटीज डिस्कस नहीं की। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे लोग महफिल में आए हैं, आपने कई ने आके अपना बयान शुरू किया, आपने कहा कि देखो अगर तुमने बात करनी है अपने लोग इकट्ठे करो, उधर जाके बात करो, ये लोग हमने इकट्ठे किए हुए, हम बात कर रहे हैं इनसे, तुमने नहीं यहाँ बात करनी, लिहाजा तुम जाओ छुट्टी करो। तो बात यह है कि वो उस दौर में इस चीज से जेलस लोग थे कि ये इतना हजूम, इतनी बात ही कैसे आ रही है, कैसे नहीं आ रही, लेकिन आपने उनसे कोई खास उनको ना लिफ्ट नहीं कराई। लिफ्ट ऐसे कराई जाती है, हाँ, लिफ्ट ऐसे कराई जाती है कि उसको डिस्कस किया जाए, अटेंशन दी जाए कि भाई देखो वो तो ये कर रहा है, और क्या किया जाए, वो तो कमाल वैसे आइडिया कि उसको डिस्कस ही ना किया जाए। वो आप उसको डिस्कस ही नहीं करते थे। सही जी, आप इवेंट्स डिस्कस कर लेते थे। सही जी, कि ये इवेंट हुआ है, ये अफगानिस्तान हो गया है, ये ईरान हो गया है, ये इराक हो गया है, ये देखो ये किसी का इस तरह से झूठा सच्चा ख्वाब बयान हो गया है, ये सब बातें चलती आ रही हैं, लेकिन कभी आपने किसी की पर्सनालिटी को डिस्कस नहीं किया, इतना नहीं किया। बल्कि एक और आपको बात बताऊं कि आपने कभी अपनी पर्सनालिटी को भी डिस्कस नहीं किया। बड़ा आला, बड़ा आला। और यहाँ पर तो दावे हैं जी, यहाँ पर तो सो कॉल्ड सूफीज जो उनसे हैं, वो अपनी किताब से लेके अपनी तकरीर और अपने हर प्रोग्राम में बताते हैं कि जी कैसे चिल्ले काटे और क्या रियाजत की। आपकी जो सिर्फ शायरी है ना, शायरी, उसमें मुझे कहीं पर ये महसूस होता है कि कहीं पर आपकी शनाख्त की झलक आ रही है। सही, सही। ऐसे जैसे कोई उबाला आता है, जैसे यूं कह लें कहीं को तबीयत में जोश आता है जैसे, लेकिन आपने जाहिरी जिंदगी में, आपने तकरीर में कहीं पर भी आपने ये नहीं कहा कि मैं फलां हूं, तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा और मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह की कोई बात, या मैंने जनाब फलां जगह से फैज लिया, मुझ पर फलां ये हुआ, ऐसी कोई बात आपने कभी अपनी मुरीदैन से, अपने चाहने वालों से कभी नहीं की। साहब एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। काशिफ महमूद साहब हमारे साथ हैं, वासिफ के साहबजादे, और वासिफ साहब बाहसियत वालिद, बाहसियत एक अच्छे इंसान हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक और ब्रेक के बाद वापसी साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सामीन, कासिम अली साहब के साथ मंजिल का मुसाफिर, और आज हमारे गेस्ट जो उनसे काशिफ महमूद साहब हैं, वासिफ अली वासिफ के साहबजादे। काशिफ साहब, वासिफ साहब की आर्टिकल्स भी हैं और आर्टिकल्स की 3 किताबें हैं, उसके बाद गुफ्तगू की जो महाफिल हैं वो भी आपकी आंखों के सामने, आपने वो सारे सीन्स देखे होंगे जब घर में महाफिल होती थी और कहीं पर। ये गुफ्तगू की महाफिल के हवाले से मैं पूछूंगा, ये कैसे, इसको एक सीन होता है जो कर्टन के सामने है, कर्टन के पीछे सीन होता है, तो मैं उसके हवाले से जरूर पूछना चाहूंगा। यकीनन एक सूफी, एक दरवेश, एक अल्लाह का वली जिसने जमाने को डिलीवर करना है, उस क्लासरूम को नहीं जहां बैठा हुआ है, बल्कि जमाने को वो इल्म देना है, तो आप वो बिहाइंड द सीन हमें कुछ बताइएगा। अच्छा, हाँ, चलिए, ये मैं आपको बड़ा मजे का सवाल पूछा है। मैं आपको ये बताता हूँ, जुमेरात को हमारे घर पे महफिल हुआ करती थी, और जुमे को किसी न किसी चाहने वाले के घर पे। महफिल शुरू होने से पहले का थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। आपकी तबीयत थी कि आप दोपहर खाने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर सोते थे, और ये वो टाइम था जो मैंने आपको सोते देखा है। अच्छा जी। वरना रात को मैंने आपको इस तराब में देखा है। उठा हूं कभी मैं देखा हूं तो या आप बैठे लिख रहे हैं, या कोई फोन आया हुआ है, या आप वैसे बैठे हुए हैं। अब वो वैसे भी मुझे तो पता नहीं कि वो वैसे कैसे बैठे होते थे, या किन से मुलाकात हो रही होती थी रात को, ये क्या वाकया चल रहे होते थे। लेकिन ये सोने का जो वक्त है ना आपका, ये दोपहर के 1.5 घंटा 2 घंटा बस ये। अच्छा, चूंकि महफिल का टाइम हुआ करता था मगरिब की नमाज के फौरन बाद, और तकरीबन इशा तक 1-1.5 घंटे का जो टाइम है, ये इस दरमियान में ये जुमेरात की महफिल हुआ करती। अच्छा, महफिल से पहले आपने जब उठना, चाय पीनी, चाय का बड़ा शौक था आपको, और वो बड़ी कड़क वाली चाय पिया करते थे। तो बल्कि वो, इससे मुझे याद आया कि वो आप कहते थे, अच्छा वो ना 200 किलोमीटर वाली चाय पिलाओ जरा, दूर जाना है। अच्छा, क्या बात, कड़क चाय। सही। चाय आप पी आपने, फिर उसके बाद आपने अपनी तैयारी शारी शुरू की। तो मैं ये देखता था कि कोई और तैयारी नहीं हो रही, मतलब कि कोई टॉपिक तो खैर, कोई किताब, कोई बात, कोई चीज कि भाई जिस तरफ जाने लगे ना, मैं पहले तैयार हो गया। बड़ी आला बात, क्या बात है। और आजकल तो होता ही यही है कि चीजें पढ़ के लोग जो उनसे वो डिलीवर कर रहे होते हैं, और ना कोई उसका फॉर्मेट होता है, मतलब कि, और ये भी नहीं कि आज तिलावत कौन सी होगी। सही जी। अभी आप भी माशाल्लाह प्रोग्राम्स करवाते हैं, मैं भी प्रोग्राम्स सरकार के हवाले से करवाता रहता हूँ। हम एक एक चीज को गौर करते हैं, ये तिलावत होगी, इतना हिस्सा पढ़ा जाएगा, नात को इतना टाइम मिलेगा, मुकर्रीन इतने इतने टाइम में बोलेंगे जनाब हमने ये टाइम ये मुकर्रर करना है जनाब। सही जी। तो वो मैं देखता था कि कुछ नहीं। सही जी। आप बैठे हैं आराम से, नमाज हुई है, नमाज पढ़ ली है, और दफ्तर में बैठ गए जाके, लोग आने शुरू हो गए। तो हॉल कमरा था, हॉल के साथ छोटा कमरा एक ऑफिस आपका हुआ करता था, उसमें आप बैठ जाते थे। तो आना, आपने कहा चलो शाबाश बैठो उधर बैठो। तो नमाज की कोई 2-4-5 मिनट के बाद आपने अंदर तशरीफ ले जाना, और तिलावत के लिए किसी को भी कह देना। हमारे हाफिज साहब हुआ करते थे, हाफिज साहब तिलावत कर लें, अफजाल साहब कर लें, मनान साहब कर लें, खुशी साहब कर लें, जो भी आपके सामने इस तरह से। कई और भी लोग हैं जिनको ये सादत हासिल है महफिल में तिलावत करने की। तो वो तिलावत हुई, और उसके बाद आपने कहा कि सवाल पूछो। अब ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई ये कोई डायमेंशन नहीं है कि इस ये पूछो वो ना पूछो। आज हम फिक्र फन पे बात करेंगे, आज हम तफहीम इफहाम पे बात करेंगे। अब कोई ऐसी बात नहीं होती थी, और वो यकीन माने ऐसे लगता था कि कैलकुलेटेड टाइम के अंदर इतनी कैलकुलेटेड बातें हुआ करती थी कि कोई ना उसमें टाइम का ज़ाया है ना कुछ है, और बिल्कुल एक्यूरेटली। अच्छा, जो आप कॉलम लिखा करते थे वो कभी जुमेरात के बाद भी लिख देते थे। सही जी। महफिल के बाद भी। सही जी। तो वो ऐसे ही होता था कि तबीयत एकदम से आपने कहना कि चलो भाई कॉपी पेन लाओ, या कभी किसी को लिखवा देना। इनमें कई लोगों के नाम शामिल है। सही जी। इकराम चुगताई साहब का नाम शामिल है,
इसमें मनान साहब का नाम शामिल है, इसमें अफजाल साहब का नाम शामिल है, इसमें डॉक्टर खुशी साहब का, हमारे एक अली भाई हुआ करते थे, अली भाई का नाम शामिल है। मतलब कई लोगों को ये सादत हासिल है कि आप सरकार लिखाया करते थे, बोलते थे और वो लिखना शुरू होते थे। और कई दफा ये होता था, मोस्टली ऐसे हुआ करता था कि रात को आपने बस बैठना टेबल पे और लिखना शुरू कर देना है, और वो लिखते लिखते कागजों की तादाद या 9 होनी है या 11 होनी है। ये 2 सेट पैटर्न होते थे, और सारा कॉलम लिखने के बाद उसका टाइटल सोचा जाता था कि ये इसका टाइटल है। मतलब टाइटल से नहीं लिखना, लिखने से जो टाइटल निकल रहा है वो बताना है आपने। महफिल में लंगर क्या होता था? लंगर कुछ नहीं होता था जी, मिठाई होती थी। सही जी। हाँ, कोई बहुत लंबा चौड़ा वो वाला देख शेक वाला निजाम नहीं आप चलाते थे। यही इतना बड़ा लंगर होता था कि लोगों के लिए कि वो सरशार होके उठते थे। ख्याल की सौगात। हाँ, क्या बात। तो वो महफिल के इख्तिताम पे वो मिठाई आई होती थी, तो आप मिठाई तकसीम कर देते थे, तो बस वो लोगों के लिए यही लंगर है। चल भागो। कमाल देखें ना, प्रोग्राम खत्म होने वाला है और इतना अधूरा अधूरा लग रहा है ना सारा कुछ, कि जैसे ना कुछ भी हम नहीं। उसकी वजह क्या है? ऐसे आपके ख्याल में क्या होगी इसकी वजह? कि हमें क्यों लग रहा है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बताना, सुनना, पूछना, बहुत कुछ बाकी है। आपकी इतने शेड्स हैं जिंदगी के, और हर शेड में इतनी सच्चाइयां हैं कि आप बयान करते करते थक जाएंगे। जैसे हनीफ रामे साहब फरमाते थे कि कुछ लोग जो हैं वो भेजे जाते हैं, वो आते नहीं हैं, वो भेजे जाते हैं। तो ये सरकार भी ऐसे थे कि जिनको भेजा गया कि वो इस दौर के लोगों की इस्लाह के लिए वो आए थे और उनके ख्याल की रोशनी के लिए आए थे। आपने महफिल में ज्यादातर उन लोगों को टारगेट किया जो उस दौर के सतून हुआ करते थे, लिखने के सतून, बोलने के सतून, उन सारे लोगों को आपने काबू किया हुआ था। बड़ा आला। हनीफ रामे साहब का मुझे एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा याद है। आपने कहा कि वासिफ साहब की अगली महफिल उस घर में होगी जिसमें हम लोग रहते हैं। वाह 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 वाह। अरे ये एक मोहब्बत से, ऐसे नहीं, मोहब्बत से बात बता रहा हूँ कि आपने मोहब्बत से ऐसा गर्विदा कर लिया हुआ था कि ये बोलने वाले लोगों की जुबानें गूंग थी वहां पर, लिखने वालों के जो कलम थे वो वहां पर रुक गए हुए थे कि ये क्या बात हो रही है, ये कहां से कलाम आ रहा है। ये इतने अशफाक साहब कहा करते थे कि मुझे आपके फिक्रे ऐसे लगते हैं जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूले आ रहे हैं। क्या बात है। एक एक फिक्रा ऐसा आ रहा है जैसे कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला आ रहा है। तो ये इसका अहाता बहुत तवील है। सही, बहुत आला। काशिफ भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया FM 98.6 की तरफ से, कासिम अली शाह की तरफ से, इस प्रोग्राम की तरफ से आपने वक्त निकाला। यकीन कीजिएगा बेशुमार बातें, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, सुनने वाले तो सुन ही रहे थे, लेकिन मुझे हर सवाल में मैं खुद शामिल था कि ये सवाल जो उनसे हैं, इनका जो उनसे ना, ये मैं भी तलाश कर रहा था इन जवाबों को। आपने इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत से हमें ये सारा बताया। अल्लाह आपको सलामत रखे, और सामिन साथ रहिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक आला किस्म के गेस्ट के साथ, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ। और मैं कहते हैं बंदे नूं फसाना होए ना तरीका होना चाहिए। मैं लाइव ही आपसे पूछता हूँ कि अगली दफा कब आ रहे हैं आप? ये आपकी मोहब्बत है, और ये मैं समझता हूँ कि इस मौजू पे बात करना ये मेरी चाहत है। और मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए भी, जिस तरह से आप इन्वॉल्व थे सुनने में, तो कुछ बातें मैं भी सुन रहा था। तो ये हम दोनों के लिए, सबके लिए ये खैर का सफर है, और इस पे जितना भी बात करें, जितना चलें, यार की बातें तो सारी रात चलती रहे। यार के दम से सलामत जिंदगी, वरना वासिफ है कयामत जिंदगी। वाजी वाह। सामीन बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।